जय हिंद स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन की सेकंड क्लास करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2 क्लास में कवर करेंगे। कल हम रिप्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास करेंगे। प्रजनन का भाग 2 करने वाले हैं। सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हम हमारी जो रिप्रोडक्शन की सेकंड क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत वाला कथन आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको गलत कथन बताना था, तो गलत कथन क्या है? हर एक कथन को हम पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला दिया है, अंडे देने वाले जानवर बच्चों को जन्म नहीं देते क्या? अंडे देने वाले जानवर बच्चों को जन्म नहीं देते। जी हाँ, वो अंडे देते हैं, वो बर्थ नहीं करते, बच्चे को जन्म नहीं देते। सही है। प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिकीय होता है क्या? आपने स्पर्म सेल देखी है जिसमें हेड था, नेक थी, गर्दन थी, सिर था, एक्रोनोम था, पूंछ थी, टैल थी। वो पूरी एक सेल है बेटा। वो क्या है? पूरी एक कोशिका होती है। तो जी हाँ, शुक्राणु में सिर्फ एक ही कोशिका मिलती है, अंडाणु में भी सिर्फ एक ही कोशिका मिलती है। ठीक है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है क्या? कल ही डिस्कस करा था क्लास में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में उदाहरण याद करने को कहा था मैंने। 2 उदाहरण याद रख लेना, कुछ मछलियां और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। हमारा जो निषेचन है आंतरिक निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी सही है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है, गलत है। रंजन, चेक योर डिवाइस बेटा। साउंड प्रॉपर आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आप अपना फोन चेक करो, कहीं साउंड ऑफ तो करके नहीं रखा हुआ है आपने। ठीक है, चलिए। साउंड आ रहा है, चेक करा है मैंने, साउंड आ रहा है। आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है, मतलब गलत कथन क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, अलैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता। यहाँ पर लिखा आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं मार्क कर दूंगी, जो आपको पता होना ही चाहिए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम फीमेल और मेल दोनों का याद रखना है आपको। मेल का हमने टेस्टिस यानी कि जो है वृषण वो याद करा था, और फीमेल में क्या होता है? गर्भाशय यानी कि यूटेरस को कहते हैं, योनि यानी कि वेजाइना या अंडाशय यानी कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? क्या होगा? किसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं? फीमेल का। मेल का तो आपको याद हो ही गया होगा। नर में क्या है? टेस्टीज हैं, टेस्टीज हैं, वृषण है। बिल्कुल, क्या आंसर आएगा? अंडाशय, ओवरी। अंडा कहाँ बनता है? यहाँ पर स्पर्म बनता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है, यहाँ पर शुक्राणु बनता है। इसीलिए ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ पर क्या बनता है? अंडा बनता है, ओवम बनता है। इसलिए ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि प्रजनन तंत्र है, वो कैसा होता है, कौन कौन से हिस्से होते हैं? क्योंकि एनाटॉमी यानी कि हिस्से, पार्ट्स, हर एक अंग के पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमने मेल का भी देखा था, मेल और फीमेल को कंपेयर करके पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं, प्राथमिक प्रजनन अंग देखते हैं। मेल में भी देखा था हमने, टेस्टिस था। यहाँ पर ओवरीज यानी कि अंडाशय, जहां पर अंडा बनता है, ओवम बनता है, वो है। ठीक है, इसके अलावा हमने वहां पर डक्ट देखी थी और ग्रंथियां देखी थी, मेल में, नर में। मादाओं में हमें ग्रंथियां देखनी है। वहां पर 3 ग्रंथियां हमने पढ़ी थी, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
और सेमिनिफेरल वेसिकल्स। 3 ग्रंथियां हमने देखी थी, यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रंथियां आपको याद रखनी है। मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां जो कि दूध बनाती हैं, और दूसरी बर्थोलिन ग्लैंड। ये जो बर्थोलिन ग्रंथि है इसका काम सेम टू सेम काउपर ग्लैंड यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह ही है। वो क्या करता था, पेनिस यानी कि शिश्न को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता था, चिकनाहट देता था। ये सेम बर्थोलिन ग्लैंड का भी यही काम है, ये वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है। तो ये 2 ग्रंथियां आपको याद रखनी है। मेल में 3 ग्रंथियां आपको याद रखनी थी। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि बाह्य जननांग की बात करें तो कौन कौन से हैं, वहां पर हमने 2 पढ़े थे, पेनिस और स्क्वाटम पढ़ा था। वृषण कोश और शिश्न 2 एक्सटर्नल जेनेटेलिया बाह्य जननांग पढ़े थे। यहाँ पर हमें याद रखना है मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा और मेजोरा, वृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ये नाम आपको याद रखना है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये बाह्य जननांग होते हैं फीमेल के। इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, फैलोपियन ट्यूब जिन्हें हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, अंडवाहिनियां भी कहा जाता है, और यूटेरस, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, और वेजाइना। ध्यान रखना वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आती है, योनि एक्सटर्नल यानी कि बाह्य जननांग के अंतर्गत नहीं आती है, ये सहायक अंग में आती है। ठीक है, ये पूरा चार्ट मेल और फीमेल का कंपेयर करके आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर करिएगा। मनुष्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करते हैं? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है? मानव में, ह्यूमन बीइंग में कहाँ पर निषेचन होता है? क्या गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में होता है, या लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस में होता है, गर्भाशय के निचले वाले भाग में होता है, या फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओविडक्ट भी जिन्हें कहते हैं अंडवाहिनियां यहाँ पर होगा, या फिर गर्भाशय के ऊपरी भाग अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस? कहाँ पर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन? जहां पर एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे। कहाँ होता है? बिल्कुल सही, कहाँ होता है मैडम? फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए हम फैलोपियन ट्यूब और जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का वो देख लेते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है बेटा, एक एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? ओवरीज की, यानी कि अंडाशय की बात हम कर लेते हैं। 2 ओवरीज होती है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक दायां और एक बाईं तरफ 2 अंडाशय आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर किसका निर्माण होता है? यहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंकित बेटा 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो फार्मा वाले बच्चों के लिए 50 क्वेश्चन का ही पेपर आपका आएगा। ठीक है, 50 पेपर ही आएगा, 50 क्वेश्चन ही आपके पेपर में रहेंगे, तो उसकी टेंशन ना लें। 2 घंटे का पेपर नहीं होगा, 1 घंटे का होगा, 50 प्रश्न रहेंगे। चलिए, तो ओवरीज, ओवरीज क्या होती, कितनी ओवरी होती है, कितने अंडाशय होते हैं? पूछे तो 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। क्या काम है, करती क्या है? करती क्या है? अंडाणु बनाने का काम करती है, अंडे बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ हार्मोन्स भी बनाती है। जिस तरह से टेस्टिस यानी कि वृषण का काम क्या था? शुक्राणु बनाना और हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बनाना। उसी तरह से ओवरीज का काम क्या है? अंडाशय का काम क्या है? अंडा बनाना, अंडे बनाना, और साथ ही साथ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स यहाँ पर बनते हैं? तो यहाँ पर बेटा मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स बनते हैं। इनके काम क्या है? ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है? अंडा बनाना, हार्मोन्स बनाना। कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन्स भी यहीं पर बनता है, कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन भी बनता है ओवरीज में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में ही बनता है, फीमेल की ओवरी में भी बनता है, लेकिन वो दूसरे हार्मोन्स में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत सारे 3-4 हार्मोन्स यहाँ पर बनते हैं, मेनली 2 याद रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा रिलैक्सिन वाला हार्मोन्स भी यहाँ पर याद रखना है, ये भी बनता है, ये भी नोट कर लेना। यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? एक रिलैक्सिन वाला भी बनता है, रिलैक्सिन भी बनता है। 3 हार्मोन्स यहाँ पर मेनली आपको याद रखने हैं, जो कि अंडाशय के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, ये तो ओवरीज की बात हो गई, अंडाशय की बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आपकी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ तक चलती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब है। ओविडक्ट भी जिसको कहते हैं, दो नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अंडवाहिनी इसे कहते हैं। हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है बेटा, ध्यान रखना, लेकिन कुछ मात्रा में बनता है और वो दूसरे हार्मोन्स में और दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। टेस्टोस्टेरोन बनता है फीमेल की ओवरी में। चलिए, यहाँ पर हम फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे थे, तो फेलोपियन ट्यूब 3 हिस्से हैं फेलोपियन ट्यूब के, जो आपको नाम याद रखने। सबसे पहला वाला हिस्सा कहलाता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम कहते हैं सबसे पहला वाला प्राथमिक हिस्सा, जिसका शेप होता है बेटा, जिसका आकार कैसा होता है, कीप के जैसा आकार होता है इसका। इसका आकार होता है ऐसा कीप के जैसा, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे पूछे कि फनल लाइक स्ट्रक्चर किसका है, तो फेलोपियन ट्यूब के इनफंडीबुलम वाले हिस्से का शेप होता है कीप के जैसा, फनल के जैसा। ठीक है, अब यहां से ये वाला पहला हिस्सा है, यहीं से ओवरी से कहा क्या जाता है बेटा, अंडाशय यहीं से ट्रांसफर होता है, क्योंकि अंडा बनता यहाँ है और ट्रांसफर कहाँ होता है, जाता कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। कहाँ से जाता है, कौन से हिस्से से जाता है, इनफंडीबुलम से जाता है। इनफंडीबुलम में आप ये उंगलियों जैसी संरचनाएं देख रहे होंगे, ये अंगुलियों जैसी संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम फिमरी कहते हैं। फिंगर क्या करती है, पकड़ने का काम करती है, तो ये भी जो अंडा आएगा, ओवम आएगा, उसको पकड़ने का काम करेगी और कहाँ डाल देगी, पकड़ के कहाँ ले जाएगी, इनफंडीबुलम के पास अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हो गया। आगे और थोड़ा आगे बढ़े तो एम्प्यूला आता है, बीच वाला हिस्सा एम्प्यूला कहलाता है। ये वही हिस्सा है, एम्प्यूला थोड़ा सा लंबा और चौड़ा हिस्सा होता है फेलोपियन ट्यूब का। और फर्टिलाइजेशन अगर पूछ ले कि फेलोपियन ट्यूब में तो होता ही होता है, लेकिन अगर पूछे कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो एम्प्यूला में ज्यादा चांस, 95% चांस है फर्टिलाइजेशन, निषेचन एम्प्यूला में ही होता है। अंडा और शुक्राणु यहीं पर मिलते हैं एम्प्यूला, क्योंकि ये लंबा और चौड़ा हिस्सा होता है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिम्बरी होता है। अगर आपसे पूछे कीप के आकार का शेप क्या होता है, तो इनफंडीबुलम को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो एम्प्यूला में होता है। इसके अलावा सबसे आखिरी वाला हिस्सा फेलोपियन ट्यूब का अगर हम आए तो उसे बोलते हैं इस्थमस, उसे कहा जाता है इस्थमस। तो ये 3 हिस्से याद रखने, इनफंडीबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तीनों के काम क्या है, तीनों पे कहाँ क्या होता है, ये समझ में आ गया। और यही जो हिस्सा है पूरी फेलोपियन ट्यूब में आपको क्या देखने को मिलते हैं, हम टिश्यू पढ़ चुके हैं। टिश्यू में हमने, ऊतकों में हमने उदाहरण देखा था कि यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। यहाँ पर कौन से ऊतक मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। कौन से वाले, सीलिया, जिनमें सीलिया हो, जिनमें बाल जैसी संरचनाएं हो, ऐसे ऊतक मिलते हैं जिनमें ऐसे 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 सीलिया हो। क्यों, क्योंकि अंडा चल नहीं सकता, उसको आगे धकेलने के लिए बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। वो कौन से ऊतक हैं, अगर आपसे पूछे फेलोपियन ट्यूब में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सीलिया वाले शल्की उपकला ऊतक यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि अंडे को आगे धकेलना है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये हो गई फेलोपियन ट्यूब की बात। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ से आपका यूटेरस स्टार्ट हो जाता है, पूरा गर्भाशय शुरू हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब 2 होगी, 2 अंडाशय होंगे, 2 फेलोपियन ट्यूब, जिन्हें ओविडक्ट भी बोलते हैं। बीच में आपका गर्भाशय आ जाता है। गर्भाशय के 3 हिस्से याद रखना है। सबसे टॉप वाला जो हिस्सा होता है इसे फंडस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, फंडस बोलते हैं। हाँ बेटा, सीलिया का काम क्या है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एग को।
चलने में मदद करता है, आगे बढ़ाने में, क्योंकि उसके पास खुद का सीलिया और फ्लैजिला होता नहीं है। स्पर्म के पास तो फ्लैजिला होता है, लंबी पूंछ होती है, चलने के लिए इसके पास कुछ नहीं होता, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर यूटेरस का सबसे टॉप मोस्ट भाग जो है ऊपर वाला, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, इसे हम फंडस बोलते हैं। बीच वाला हिस्सा बॉडी कहलाती है, और सबसे आखिरी हिस्सा इसका सर्विक्स कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। 3 हिस्सों में यूटेरस हम पढ़ते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई। ये पूरी थ्योरी है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगी। फैलोपियन ट्यूब, जिन्हें ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, डिंब वाहिनी भी कहते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और स्टोर करना, एग को, अंडे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और स्टोर करके रखना, संभाल के रखना, फर्टिलाइजेशन जब तक ना हो जाए, वो इसका काम है। पार्ट्स की बात करें, कौन कौन से हिस्से, तो इनफंडिबुलम हम देख चुके हैं, क्लोजर टू द ओवरी, अंडाशय के सबसे पास वाला हिस्सा होता है, फनल का आकार का होता है। उसके बाद फिमरी आती है, फिमरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगलियों जैसी संरचना होती है, जिसका काम है कलेक्ट करना, एग को, अंडे को कलेक्ट करना। उसके बाद एम्प्यूला आता है, सबसे चौड़ा और लंबा, लॉन्गेस्ट पार्ट अगर पूछ ले आपसे कि फैलोपियन टिप का कौन सा है, तो यही वाला होता है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न का उत्तर करिएगा। डिंब वाहिनी के किस भाग में शुक्राणु अंडे से मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। कौन से भाग में निषेचन होता है बेटा? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कौन से हिस्से में होता है बता दीजिएगा। एम्प्यूला में, इस्थमस में, इनफंडिबुलम में या फंडस में, कहाँ पर होता है? बिल्कुल, कहाँ पर होता है? एम्प्यूला में होता है, एम्प्यूला में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछते हैं कहाँ होता है, तो हम लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब, उस पर टिक कर देते, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में पूछ ले तो एम्प्यूला याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है? फैलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, फॉलिकल्स, फिम्बरी या ल्यूटियम। किस नाम से फैलोपियन ट्यूब को जाना जाता है? एक और नाम क्या है? क्या है? तो 2 नाम हैं, कौन से हैं जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर आया, डिंब वाहिनी, ओविडक्ट भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि डक्ट है ना, क्या है? डक्ट है, इन्हें ओविडक्ट भी कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंब वाहिनी के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज, सबसे पहला वाला इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्प्यूला, और सबसे आखिरी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर आ रहा है, इस्थमस कहते हैं उसे, इस्थमस। इस्थमस यूटेरस यानी कि गर्भाशय के पास वाला हिस्सा होता है, ये गर्भाशय के पास वाला हिस्सा है, गर्भाशय के पास वाला भाग, नियरर टू द यूटेरस। बिल्कुल, चल आगे बढ़ जाते हैं। महिलाओं में गर्भाशय कितने होते हैं? कितने यूटेरस होते हैं फीमेल में? 1 होता है, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। कितने गर्भाशय आपने डायग्राम में देखे? कितने गर्भाशय होते हैं? यूटेरस कितने होते हैं? 1 होता है। कितने होते हैं? 1 ही तो होता है, सिंगल, जिसका आपने शेप भी देखा था, जस्ट लाइक सिंगल। अगर ओवरीज पूछ ले, अंडाशय पूछ ले, तो 2 होते, 2 ओवरी होती है, 1 यूटेरस होता है, ये बाकी यहाँ से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, ये ओनली सिंगल 1। बिल्कुल, चल निम्न में से कौन सा अंडाशय का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओवरी? अंडाशय का काम क्या नहीं है? बेटा जो 2 लिख रहे हैं ना, वो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होती हैं। गर्भाशय तो 1 ही होता है, 2 नहीं होते। निषेचन के लिए मादा युग्मक को छोड़ना,
रिलीज करना द फीमेल गेमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, रिलीज करती है। कौन करती है? ओवरी से ही तो युग्मक ओवम आता है बेटा। ओवम अंडाणु कहाँ से आता है? ओवरी से ही आता है। बिल्कुल सही है, ये काम है ओवरी का। दूसरा काम, मादा सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करना। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में ही तो होता है, ओवरीज में होता है। बिल्कुल सही। भ्रूण के विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण प्रदान करना। भ्रूण का विकास ओवरी में होता ही नहीं है। कहाँ होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होता है तो यूटेरस यानी कि कहाँ तक चलता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है। अंडे की सुरक्षा और विकास करना, जी हाँ है। एग डेवलपमेंट और उसका प्रोटेक्शन कहाँ होता है? यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पर कार्य नहीं है पूछा है। अंडाशय का कौन सा कार्य नहीं है? तो भ्रूण के विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण प्रदान करना, प्रोवाइड अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डी नहीं आएगा बेटा। अंडा यहीं तो बनता है, यहीं तो विकसित होता है। ओवम यहीं तो बनता है, ओवरी में ही बनता है। उसके बाद फिमरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहां भी इसका डेवलपमेंट नहीं होता। यहीं पर बनता है, जो बनता है यहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर सी गलत है। आंसर सी क्या है? यहाँ पर गलत है, ये अंडाशय का काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरीज की चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से हमने टेस्टिस को कट करके उसका क्रॉस सेक्शन देखा था, उसका अंदर वाला भाग देखा था, उसमें सेमिनिफेरल ट्यूबल्स थी, लीडिंग सेल देखी थी हमने। इसी तरह से हम अगर ओवरी को कट करें बेटा, अंडाशय में एम्ब्रायो कहाँ से मिलेगा बेटा? एम्ब्रायो तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। आप लोग समझ नहीं रहे हो। फैलोपियन ट्यूब में जब इधर से एग आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, इनका निषेचन होगा, उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद ही तो एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण ओवरीज में, अंडाशय में कहाँ से बनेगा बेटा? अंडाशय का काम है सिर्फ अंडे बनाना और हार्मोन्स बनाना। भ्रूण यहाँ फर्टिलाइजेशन जब तक होगा नहीं, उसके बाद ही तो भ्रूण बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। और कहाँ विकास हो रहा है इसका? यूटेरस में, गर्भाशय में विकास होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में होता है, ध्यान रखिएगा, ओवरी में नहीं। ओवरी में भ्रूण कहाँ से बनेगा बेटा? भ्रूण आप समझ नहीं रहे हो। एम्ब्रायो होता क्या है? एम्ब्रायो होता है जब निषेचन हो जाए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 60, 32, 70 इतनी सेल्स उसके बाद आपका एम्ब्रायो यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए ओवरी का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंडाशय कैसा दिखता है? कट करेंगे तो अंडाशय कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो ये जो पूरा अंदर वाला भाग है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इस पूरे हिस्से को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। अंडाशय का जो पूरा हिस्सा है, जहां पर आपको ये गोल गोल संरचना है और कुछ मसल्स दिखाई दे रही है, स्ट्रोमा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ओवरी में क्या मिलेगा? पहली बात तो ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर गैमेट यानी कि ओवम बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस अंडाशय का ये अंदर वाला हिस्सा पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं क्या? स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं, है ना? पीठिका कहते हैं। तो ये इंटरनल टिश्यू है, द ओवरी कॉल्ड स्ट्रोमा, मतलब ये ऊतक है, ये टिश्यूओं से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे टिश्यू और सेल मिलेंगी, कोशिकाएं और ऊतक मिलेंगे। किसमें? स्ट्रोमा में। एक तरह से टिश्यू बोल सकते हैं। स्ट्रोमा को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है, अंदर वाला हिस्सा कुछ और है और बाहर वाला कुछ और है। तो अंदर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और बाहर वाला हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। सॉरी, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। कौन सा वाला हिस्सा मेड्यूला होगा, कौन सा वाला
तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मेड्यूला कहलाएगा, रेड रेड कलर में जो दिख रहा है, और ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। स्ट्रोमा क्या है? इस अंडाशय के अंदर वाला हिस्से को पूरे के पूरे को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। अंदर वाला हिस्सा मेडुला कहलाएगा, ये वाला, और ये बाहर वाला हिस्सा जो पीले कलर का आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। और ये जो है, ये अंडाशय जो है, ओवरी जो है, इसकी ये जो बाहरी दीवार है, वॉल है, यहाँ पर उतक मिलेंगे जो कि हम बोल सकते हैं एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, घनाकार उपकला उतक की बनी होती है। ये जो आउटर लेयर है ऐसे घनाकार उपकला उतक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन्हीं उतकों में उतक क्या होते हैं? उतक क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर सेल होगी कोई सी न कोई सी, हाँ होगी। कौन सी सेल मिलेगी? ऊगोनिया। ऊगोनिया वही सेल है बेटा जो अंडा बनाने में स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। जैसे कि हमने स्पर्म बनाने की सबसे पहली वाली सेल क्या देखी थी? स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्म बनाने की शुरुआत करती है। इसी तरह से अंडा बनाने वाली कोशिका को हम कहेंगे ऊगोनिया। तो ऊगोनिया यही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हम कॉर्टेक्स और मेडुला की चर्चा कर लेते हैं। मेडुला में क्या मिलता है? मेडुला में कुछ नहीं है, मेडुला में सिर्फ ब्लड वेसल है, ब्लड सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती है, क्योंकि हर एक ऑर्गन का दिमाग से संबंध होना चाहिए और ब्लड से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लड वेसल मिलेगी, धमनियाँ, शिराएं मिलेगी, शुद्ध और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली। और दूसरी बात, यहाँ पर नर्व्स मिलेगी, यानी कि तंत्रिकाएं मिलेगी। तंत्रिकाएं हर अंग के पास मिलती है ताकि ब्रेन से कनेक्शन हो उस अंग का, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करवाने हैं ना हाइपोथैलेमस से, एफएसएच और एलएच, तो कनेक्शन तो होना चाहिए ना ब्रेन से, है ना। तो ये यहाँ पर मिलती है मेडुला में। कॉर्टेक्स में क्या मिलता है? कॉर्टेक्स में आपके फॉलिकल मिलते हैं। ये वो फॉलिकल हैं बेटा जिनसे आगे चलकर आपके अंडे बनेंगे, जिनसे आगे चलकर अंडाणु बनता है। तो फॉलिकल कहाँ मिले अगर पूछे तो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। अगर आपसे पूछे ब्लड सप्लाई और नर्व तंत्र कहाँ मिलते हैं, तो मेडुला में मिलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। चलिए, कॉर्टेक्स वाले हिस्से की हम चर्चा कर चुके हैं। कॉर्टेक्स में क्या है बेटा? कॉर्टेक्स में आपको पुट्टिकाएं, हिंदी में फॉलिकल्स को पुट्टिकाएं कहते हैं, जिनसे आगे चलकर एग बनता है। ये सारे जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, छोटी 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 छोटी, ये आगे चलकर विकसित होकर अंडा बनाती है। ठीक है, आपको समझ में आएगी, डिटेल में हम देखेंगे। मेडुला में आपका तंत्रिका तंत्र और ब्लड सप्लाई मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी। अंडाशय की सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? अभी हमने डिस्कस करा था, ये जो वॉल थी यहाँ पर आपको ऐसे उतक मिले थे। कौन से टिश्यू मिले थे बेटा? ये कौन से टिश्यू थे? ये कौन से उतक थे अंडाशय का? अंदर वाला हिस्सा मेडुला था और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स था, जहां पर फॉलिकल्स यानी कि पुट्टिकाएं मिलेगी छोटी छोटी, जिनसे आगे चलकर अंडे बनते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर हमने बताई थी, कौन सी थी? कौन सा वाला किसकी बनी होती है? उतक पूछ लिए, तो कौन से? सिंपल क्यूबॉइडल सेल, सरल घनाकार कोशिका। देखिए शेप से भी आपको पता चल जाएगा, क्यूब के आकार का, घन के आकार का है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। स्ट्रोमा में एक बाहरी अंडाशय और एक आंतरिक अंडाशय होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वाले हिस्से को क्या बोलते हैं और बाह्य वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इनर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा आपको बताना है। क्या कहोगे? अंदर वाला हिस्सा सबसे पहले बाहरी पूछा है बेटा, सबसे पहले बाहरी वाला हिस्सा पूछा है तो बाहरी वाला बताना, उसके बाद आंतरिक हिस्सा पूछा है, इंटरनल वाला पूछा है, तो क्या होगा? तो सबसे बाहरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जैसा पूछा वैसा ही हमें आंसर करना है। क्वेश्चन जैसा पूछा है, क्वेश्चन में सबसे पहले आउटर वाला पूछा है तो आउटर कॉर्टेक्स होता है बेटा, और बाद में पूछा है इनर वाला, अंदर वाला बाद में पूछा है तो उसे मेड्यूला कहोगे। आई बात समझ में? ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से शांति से पढ़ना है। एक्साइटमेंट में ऑप्शन सेम सेम मैच करने वाले दिखें तो उनको जरा चेक कर लेना। कॉर्टेक्स और मेड्यूला, क्योंकि सबसे पहले बाहरी पूछा उसके बाद आंतरिक वाला पूछा है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आउटर पहले पूछा है इसलिए मैंने कॉर्टेक्स पे टिक करा है, और इनर वाला पूछा है इसलिए मेडुला पर बाद में टिक करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यूटेरस यानी कि गर्भाशय की चर्चा कर लेते हैं। गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय के हम पार्ट देख चुके हैं। गर्भाशय का फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ग्रीवा, फंडस और काया, शरीर, बॉडी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका आकार कभी कभी परीक्षा में पूछ ले, इसका आकार कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, तो उल्टा नाशपति के जैसा इसका आकार होता है। इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन, इसका आकार कैसा है बेटा? ये एक मांसल और उल्टे नाशपति के आकार का होता है। उल्टे नाशपति, नाशपति का आकार आप जानते हैं, नाशपति ऐसा होता है। इस तरह से दिखता है पियर नाशपति। इसको उल्टा कर दो, उसके जैसा शेप है इसका। किसका? कभी कभी आकार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है अगेन ये, किसका आकार कैसा है? तो उल्टे नाशपति के आकार का होता है। और यहाँ पर फंडस, बॉडी और सर्विक्स की हम चर्चा कर चुके हैं। पियर शेप का होता है लेकिन उल्टा वाला, इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा नाशपति। नेक्स्ट, यहाँ पर गर्भाशय में 3 दीवारों के 3 लेयर के नाम आपको याद रखना है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है बेटा, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाली, मिडिल वाली, एम से ही नाम आ रहा है, मायोमेट्रियम, याद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे आखिरी वाली को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम वही वाली दीवार है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ह्रास होता है, डीजनरेशन होता है, यही टूटती है और इसी के टिश्यू टूटते हैं और यहीं से ब्लड निकलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स आना मतलब क्या? इसी एंडोमेट्रियम का टूटना, डीजनरेट होना क्या होता है? पीरियड्स आना कहलाता है। तो कौन सी दीवार टूटती है उस टाइम पे? ये एंडोमेट्रियम टूटती है। कैसे टूटती है हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये तीनों लेयर के नाम याद रखना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली पतली लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, यूटेरस को, गर्भाशय को सहारा प्रदान करती है। मायोमेट्रियम थोड़ी सी मोटी होती है। मायोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? ये ओवरी में होता है, आगे हम देखेंगे बेटा। अंडाशय में मिलेगा, जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ही मिलता है, हम देखेंगे कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो वॉल की चर्चा हमने करी। ये तीनों वॉल है जो आपको याद रखना है। एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है जो कि साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही बनती टूटती है पीरियड्स के टाइम पे और दूसरे टाइम पे, इसी में चेंजेस आते हैं पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल के पहले मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। किसके लिए मोटी होती है ये? ताकि भ्रूण आए और यहाँ पर आकर इम्प्लांटेशन हो जाए, प्रत्यारोपण हो जाए, चिपक जाए, इसके लिए मोटी होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा, तो ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, पीरियड्स आना। इसी में चेंजेस होते हैं, यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण होता है भ्रूण का, और यहीं पर पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट, मायोमेट्रियम में बीच वाली सबसे मोटी दीवार होती है। इस दीवार का क्या काम है? तो ये दीवार का काम कब आता है? जब डिलीवरी होने वाली होती है। डिलीवरी के टाइम पर, बर्थ जब बच्चे का होने वाला, तो इसी में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती फैलती है, इसी के कारण ही बच्चा बाहर आता है। तो कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पर होते हैं? इस मायोमेट्रियम में ही होते हैं। और पेरीमेट्रियम एक आउटर थिन लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूटेरस में क्या होता है बेटा? गर्भाशय का काम क्या है? यहाँ पर प्रत्यारोपण होता है, जायगोट बनेगा, जायगोट से ब्लास्टोमेयर बनेगा, ब्लास्टोसाइट्स आगे हम चर्चा करेंगे कैसे होता है। यहीं पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा यहीं पर आकर चिपकता है और यहीं पर बच्चे का विकास होता है 9 महीने तक। चलिए
आगे बात करें, सबसे आखिरी वाला नीचे वाला हिस्सा यूटेरस का, गर्भाशय का, जिसे हम कॉर्टेक्स सर्विक्स बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये सबसे लास्ट आखिरी वाला पार्ट होता है किसका, ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, सबसे आखिरी वाला हिस्सा। यहीं से स्पर्म एंटर होते हैं और यहीं से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बाहर आती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, जन्म होने वाला था, ये सर्विक्स क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, रास्ता चौड़ा हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। और यहीं से ही वेजाइना यानी कि आउटर वर्ल्ड और जो यूटेरस है यानी कि गर्भाशय, इन दोनों का कनेक्शन इस सर्विक्स से ही होता है, ग्रीवा वाले हिस्से से ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, कौन खुलता है, किसके माध्यम से खुलता है गर्भाशय, द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू, किसके थ्रू, यूटेरस और वेजाइना का कनेक्शन है, योनि और गर्भाशय का कनेक्शन किसके द्वारा होता है, हाँ एमनाइकल कॉर्ड जो है वो भी यहीं पर बनेगी, कैसे बनेगी आगे हम देखेंगे। तो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, ओविडक्ट, ओविडक्ट तो बिल्कुल साइड में हो जाती है, इसका कुछ काम नहीं है। मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा नहीं। शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, ये फीमेल में होती नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्विक्स, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा के द्वारा, बिल्कुल सही। देखिए डायग्राम में देखो, ये सर्विक्स यानी कि ग्रीवा वाला हिस्सा है, इसी ग्रीवा से जो यूटेरस है यानी कि गर्भाशय है वो वेजाइना यानी कि योनि से कनेक्ट रहता है, बीच वाला हिस्सा है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेजाइना की बात कर लेते हैं, योनि की बात कर लेते हैं। ये एक मस्कुलर कैनाल है जो कि ज्वाइन करके रखती है सर्विक्स को टू द आउटर वर्ल्ड। यहाँ पर आपका जो सर्विक्स है और आउटर वर्ल्ड जो है, बाहरी दुनिया जो है, उनका कनेक्शन इस वेजाइना के द्वारा ही होता है। वेजाइना का काम क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर ये फैल जाती है और डिलीवरी होने के बाद अगेन श्रिंक हो जाती है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। चलिए यहाँ पर एक और चीज पाई जाती है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि स्लैश में निकालती है ताकि वेजाइना में चिकनाहट बनी रहे। और इसी के ही लेफ्ट राइट साइड जो हमने ग्लैंड पढ़ा है, जो ग्लैंड हम आगे पढ़ने वाले हैं, दो ग्रंथियां यहाँ पर मिलेगी जो इसको चिकनाहट प्रोवाइड करती है, जिस तरह से मेल में हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महिला बाह्य जननांग में शामिल नहीं है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन से हिस्से नहीं आते हैं, क्लाइटोरिस, भगनासा, मॉन्स प्यूबिस, योनि या हाइमेन, कौन सा वाला हिस्सा एक्सटर्नल जेनेटिलिया नहीं है, बाह्य जननांग नहीं है फीमेल का, कौन सा नहीं है, आंसर करिएगा सभी, कौन सा वाला हिस्सा फीमेल के बाह्य जननांग में नहीं आता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में नहीं आता। जिस तरह से मेल में हमने दो देखे थे, पेनिस और स्कॉटम, वृषणकोश और शेषन, वो मेल के पार्ट है। फीमेल में क्या नहीं है, क्लाइटोरिस है, मॉन्स प्यूबिस है, हाइमेन है, सब कुछ है। योनि जो है वेजाइना है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में नहीं आता है। चलिए ये बाह्य जननांग होते क्या हैं, इनका काम क्या है, हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें, बाह्य जननांग की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनका नाम याद रखना है बेटा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये वाले हिस्से क्या हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहलाते हैं। महिलाओं के बाह्य जननांग हैं, इनमें स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाया है, कौन से हिस्से कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे, ये वाला दो यहाँ पर होल देखने को मिलते हैं। मेल में यूरिन पास करने के लिए और स्पर्म पास करने के लिए एक ही रास्ता होता है, और कहाँ से पास होते हैं वो यूरेथ्रल मिएटिस से पास होते हैं। जो ओपनिंग है, जो खुला छेद होता है मेल में, उसे हम यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं।
फीमेल में ही जहां से यूरिन पास होती है उस होल को यूरेथ्रल मिएटस ही कहा जाता है। ठीक है, दो छेद छेद अलग अलग होते हैं, फीमेल में अलग अलग होते हैं और मेल में सेम एक ही होल रहता है जिसे हम यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला होल जहां से स्पर्म एंटर होते हैं और बर्थ होता है, वेजाइना का होल जहां से वेजाइना की ओपनिंग होती है, वेजाइना खुलती है बाहरी दुनिया में, उसे वेजाइनल ओपनिंग यानी कि योनि द्वार कहते हैं। यहीं से बेबी बर्थ होता है, यहीं से स्पर्म एंटर होता है और इसी वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती है, पार्शली ऐसी समझ लो कि ऐसी जाली नुमा संरचना होती है जिसमें थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, होल होते हैं, पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइमेन, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। ये पार्शियल कवरिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइना का जो योनि द्वार है उसको कवर करके एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। तो हाइमेन क्या है, बात समझ में आई। यूरेथ्रल मिएटस वो जगह है जहां से यूरिन पास होती है, ये वो जगह है। अगर फर्स्ट इंटरकोर्स किया जाता है उस टाइम पर ये हाइमेन टूट जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाइमेन अगर टूट गया है, झिल्ली टूट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ज़्यादा साइकिलिंग करने वाली गर्ल्स होती हैं या फिर जो ज़्यादा रनिंग या एक्सरसाइज करने वाली गर्ल्स होती है उनमें भी ये हाइमेन टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइमेन हो गया है और वेजाइना वाला ओपनिंग वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद दो टिश्यू होते हैं, इस तरह के दो टिश्यू दिखेंगे। इन दो टिश्यूओं के नाम है, ये ऊतक हैं। जिस तरह से हमारा एपिग्लोटिस ढक्कन होता है ना, इस तरह से दो टिश्यू होते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा कहते हैं। लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ कहते हैं। इनका काम क्या है, ये वेजाइना की ओपनिंग को प्रोटेक्शन देते हैं। ये योनि द्वार जो है बिल्कुल उसको सहारा, प्रोटेक्शन देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम उसको ना हो। तो ये दो टिश्यू होते हैं इस तरह से। अभी 3D में दिखा नहीं सकती, लेकिन 2D में इस तरह के टिश्यू होंगे, ऊपर उठे हुए दो। और इसके बाद वेजाइना के ऊपर इस तरह का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, यानी कि भगनासा इसको कहा जाता है। ये भी वेजाइना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे वाले हिस्से क्या हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आते, बाह्य जननांग में आते। कौन कौन से हिस्से हो गए, लेबिया मेजोरा माइनोरा टिश्यू हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हाइमेन है, और इसके बाद और क्या आता है, क्लाइटोरिस की बात करें। क्लाइटोरिस क्या है, तो क्लाइटोरिस कहाँ मिलेगा, ये जो लघु भगोष्ठ है इसके ऊपर इस तरह का एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, भगनासा कहते हैं। नहीं, सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग जो है बेटा वो ही कवर्ड होती है हाइमेन से, मिएटस कवर नहीं होता है, मिएटस कवर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लाइटोरिस की बात करें तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, कहाँ पर है ये, यूरेथ्रल मिएटस के ऊपर मिलेगा। ये यूरेथ्रल मिएटस है, इसके जस्ट ऊपर एक फिंगर जैसी संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस ये इरेक्टाइल टिश्यू है, एक तरह का ऊतक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव संवेदी ऊतक होता है, बहुत ज्यादा। जिस तरह से मेल में ग्लांस पेनिस हमने पढ़ा था, ये वाला हिस्सा, ये ग्लांस पेनिस वाला हिस्सा पढ़ा था जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसी तरह से फीमेल में क्लाइटोरिस बहुत ज्यादा सेंसिटिव इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये क्लाइटोरिस हो गया। क्लाइटोरिस, हाइमेन, माइजोरा, मेनोरा और मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया के हिस्से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर करिएगा सभी फटाफट से। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, इसको क्या कहते हैं, त्वचा और बालों से ढका हुआ वसा युक्त ऊतक का कुशन, एक पिलो के जैसा, एक स्पॉन्ज के जैसा कवरिंग होती है
वेजाइना के जस्ट ऊपर एक टिश्यू होता है जिस पर हेयर वगैरह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, वल्वा कहते हैं, या मॉन्स प्यूबिस कहते हैं? क्या नाम है उस टिश्यू का? क्या कहोगे उसे? तो आंसर करिएगा फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये पूरी जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इसके ऊपर स्किन होती है, यानी कि यही वाला टिश्यू होता है जहाँ पर हेयर और मसल्स होती है जो प्रोटेक्शन करती है वेजाइना को, जिसे मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉन्स प्यूबिस होता है। क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस होता है, जो कि कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सटर्नल जेनेटेलियास को, यानी कि बाह्य जननांग को सपोर्ट करता। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग के उद्घाटन के ऊपर उंगली जैसी संरचना को क्या कहोगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग, या यूरेथ्रल मिएटस के ऊपर जो फिंगर जैसी संरचना है उसके क्या कहेंगे? क्लाइटोरिस, वेजाइना, लेबिया माइनोरा या वल्वा? क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट, एल्व्यूली क्या स्त्रावित करती है? व्हाट डू द एल्व्यूलाई सिक्रेट्स? बेटा दो एल्व्यूलाई के नाम याद रखना, एक तो हमारे लंग्स में, फेफड़े में मिलेगी, जो कि गैस एक्सचेंज करने का काम करती है, और दूसरी एल्व्यूलाई एक जगह और मिलती है, मेमोरी ग्लैंड में भी, यानी कि दुग्ध ग्रंथियां जो हैं उनमें भी एल्व्यूलाई मिलती है। तो ये क्या बाइल निकालेगी, हीमोग्लोबिन निकालेगी, दूध निकालेगी, या पसीना निकालती है एल्व्यूली? एल्व्यूली करती क्या है? बेटा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा तो टिश्यू होते हैं ऐसी संरचना वाले। ये है तुम्हारा अंदर वाला लेबिया माइनोरा, और ये बाहर वाला लेबिया माइजोरा। तो इसमें मेजोरा है, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ, और ये अंदर वाला लघु भगोष्ठ, ये तो टिश्यू होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं वेजाइना को, और कुछ नहीं, इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है। ठीक है, और जो स्कोर बढ़ाना चाहते हैं कि हम भी हमारा स्कोर बढ़ाएं मैडम, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों का खजाना मिलेगा। एमसीक्यू बैच चल रहा है, रिवीजन बैच, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिवीजन करवा रहे हैं, और अभी फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है बेटा, थ्योरेटिकल पढ़ाया पूरा थ्योरी, वो आपको मिलेगा। रिवीजन बैच, दोनों बैच फ्री में मिलेंगे, 399 प्राइस है, इससे डाउन नहीं जाएगा। 399 में आपको सब कुछ, टेस्ट सीरीज, आपको फाउंडेशन बैच, आपको रिवीजन बैच, सब कुछ मिल जाएगा। जितना भी कंटेंट सोनू आर्मी क्लासेस का है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम हम कौन सा क्या ज्वाइन करें, तो उनके लिए जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह के 3 बैच आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 3 बैच में से आपको जो ऊपर वाला बैच है कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्बो में ये वाला बैच और ये वाला बैच दोनों बराबर है आपके कॉम्बो के, तो कॉम्बो में दोनों बैच आपको फ्री मिलेंगे। कंबाइन कर दिया, बैच को अलग अलग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, एक ज्वाइन कर लो, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा रिवीजन करते रहो, और अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा रखो। कुछ भरोसा नहीं है पेपर का कि कैसा हो सकता है, हमें नहीं पता, हम हमारी तैयारी अच्छी रखें, पेपर लो लेवल का आएगा तो हम कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।